हेलो बच्चा पारी, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आइज। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट दैट आर अबव आवर सर्टेन साइज। तो हमारी जो आंखें हैं वो एक सर्टेन साइज की चीज़ों को देख सकती हैं। स्मॉलेस्ट चीज़ की हम बात करें तो हमारी आईज जो है 0.1 माइक्रोमीटर से छोटी चीज़ों को नहीं देख सकती हैं। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बहुत दूर तक देख सकते हैं। जैसे कि हम तारे देखते हैं, चंदा मामा को देखते हैं, हम सूरज को देखते हैं। क्या वो हमारे बहुत पास है? नहीं, वो बहुत 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 दूर है, फिर भी हम उनको क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। और फॉर लॉन्ग टाइम टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन। और इतने लंबे समय के लिए जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे लिए अननोन रही, हमें ये पता भी नहीं था बहुत समय के लिए कि ये सारी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद भी होती हैं। लॉन्ग एगो पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ अ ग्लास कुड मेक अ स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। बहुत सालों बाद लोगों ने ये खोज की कि हम एक कर्व्ड पीस के ग्लास से किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं। ग्लास था, इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं इसे हम। द पीस ऑफ ग्लास वॉज शेप्ड लाइक अ लेंटिल सीड, thick in the middle and thin at the edge, hence they called it a lens। तो ये जो ग्लास की पीस थी ये एक दाल के बीज की तरह थी। बीच में क्या थी? ये चौड़ी थी, किनारों पर क्या थी? ये थिन थी, पतली थी। तो इसे हमने क्या नाम दिया? लेंस। और आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि जो लेंस होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि दैट इज कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव लेंस होता है। अब ये क्या होता है इसे हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओवर टाइम लेंसेज वुड इंप्रूव टू बिकम मोर पावरफुल, ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास टू माइक्रोस्कोप। समय के साथ साथ ये लेंसेज भी क्या होते गए? इंप्रूव होते गए। मैग्नीफाइंग ग्लासेस से हमने धीरे धीरे किसकी डिस्कवरी कर ली? माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कर ली। हेल्प ह्यूमन सी व्हाट देयर आइज कुड नॉट। और माइक्रोस्कोप की मदद से हम उन भी चीजों को देख पा रहे थे जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। वो अदृश्य चीजें जो हमारे आसपास मौजूद तो होती थी पर हमें दिखती नहीं थी, उन्हें हम किसकी मदद से देखने लगे? दैट इज माइक्रोस्कोप की मदद से। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, स्कोप का मतलब होता है टू व्यू और टू लुक। माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन क्या हो गई? डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट और ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट विजिबल थ्रू दैट आइज। माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? दैट इज उन्हें बोलते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपन अ फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फिल्ड विद टाइनी लिविंग क्रिएचर। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म इन दिस चैप्टर। तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से एक नई दुनिया के छोटे छोटे क्रिएचर को हम क्या करने लगे? देख पाने लगे कि अरे ये भी हमारी दुनिया में प्रेजेंट है, ये भी हमारे आसपास प्रेजेंट है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द अमेजिंग वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स। जस्ट लुक अराउंड, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल। कितने सुंदर सुंदर एनिमल्स और प्लांट्स मौजूद हैं हमारी इस पृथ्वी पर। दे आर ऑफ ऑल शेप्स साइज एंड कलर। जो भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं वो अलग अलग साइजेस के हैं, अलग अलग शेप्स के हैं, अलग अलग कलर्स के हैं। सम लिविंग बींग्स आर टाइनी व्हाइल अदर आर रियली बिग। कुछ तो बहुत बड़े बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे छोटे भी हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मेनी अदर फीचर्स। वो केवल अपने आकार में ही एक दूसरे से अलग नहीं है, सबके पास अलग अलग फीचर हैं। कोई उड़ सकता है तो कोई बहुत तेज भाग सकता है, तो कोई बहुत तेज तैर सकता है। हर किसी के पास अलग अलग फीचर्स हैं। All these living beings, whether plants or animals, are called organism। और इन सभी लिविंग बींग्स को, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। Have you ever noticed the smallest organism around you that is visible to the naked eyes? तो क्या कभी आपने एक ऐसा छोटा सा, बहुत छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा है जो कि आपको अपनी नेक्ड आइज से दिख रहा हो? तो मैंने तो देखा है, वो एक बहुत ही छोटा सा इंसेक्ट था। लाइक इतना, जितना मैंने पॉइंट रखा वो इतना ही बड़ा था। सच में जब मैंने देखा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरानी हो गई। तो क्या कभी आपने भी देखा है ऐसा बहुत छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म? थिंक अबाउट इट, हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी। मैंने सोचा है कि हमारी आंख कितना छोटा एक्चुअल में देख सकती है। मैंने इसको पहले ही बताया, इस क्वेश्चन का आंसर तो हम पहले ही दे चुके हैं। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस। हाउ डज इट हेल्प देम सी बेटर? और व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग? आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कई लोग क्या करते हैं? चश्मा लगा के रखते हैं। क्यों? उनसे पूछो कि दीदी आपने चश्मा क्यों लगाया है, भैया आपने चश्मा क्यों लगाया है, तो बोलेंगे मुझे कम दिखता है, मुझे दूर का नहीं दिखता है, मुझे पास का नहीं दिखता है। तो ये जो ग्लासेस हैं वो उनको देखने में कैसे मदद करते हैं? और ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो किसी भी चीज़ को छोटे से बड़ा कैसे कर देता है? तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो लेंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है। वो लेंसेज में जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके ही बेसिस में जो है वो यूज़ किए जाते हैं, अगर दूर का नहीं दिखता है, पास का नहीं दिखता है, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। तो पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 2.1 को। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन फिगर 2.1, fill it with water, close the mouth of the flask with a cork। Now place the flask on an open book and look at the letter through it. Do you notice something interesting? The letter appears larger when you see through the flask. This happens because the flask filled with water act like a magnifying glass. Now use a real magnifying glass to look at small organism like an ant.
Were you able to see details of its body more clearly? Long time, people were curious to explore the tiny organism around them, but they could not see them with their naked eyes. So how did we finally discover the invisible world? Do you know where scientists' discovery helped us see the tiny world for the first time? तो इसमें बताया गया है कि आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेनी है जो कि ग्लास की बनी हो और उसके माउथ को कॉर्क से बंद कर देना है। इसके बाद उसको आपको अपनी किसी भी बुक को आप कोई भी पेज ओपन करो उसके ऊपर रख दो। अब आप देखोगे जो फ्लास्क है उससे आपको जो छोटा-छोटा पेपर में यहाँ पे लिखा होगा वो बड़ा दिखने लगेगा। बाकी आप देखो कितना छोटा-छोटा दिख रहा है और यहाँ पर आपको सीधा-सीधा बड़ा-बड़ा दिख रहा है एंटीबॉडीज। इसी तरीके से जो है मैग्नीफाइंग ग्लास भी वर्क करता है कि वो छोटी चीज़ को क्या करता है बड़ा कर देता है। और किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से आपने किसी चींटी को ऑब्जर्व किया है, एक चींटी को ऑब्जर्व करोगे मैग्नीफाइंग ग्लास से, ठीक है, तो आपको उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है वो देखने को मिलेंगे कि अरे इसमें तो इतने सारे पैर हैं, अरे इसकी तो 2 आँखें भी हैं, अरे इसके तो नाक जैसा भी कुछ है। तो क्या कभी आपने ये ट्राई करके देखा है? बहुत सालों से लोग हमेशा से ये क्यूरियस रहे हैं ये जानने के लिए हमारे आसपास भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्हें हम कैसे देख पाएं। तो ये चीज़ पॉसिबल करी है कि साइंटिस्ट ने, उनके बारे में हम देख लेते हैं। In 1665, a scientist named Robert Hooke published a book called Micrographia. तो 1665 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और ग्राफिया मतलब उसमें ड्राइंग्स थी। किसकी ड्राइंग्स बना रखी थी उन्होंने, चलो इसके बारे में देखते हैं। He was a careful observer and a skilled artist. In this book, he showed a detailed drawing of tiny things that people had never seen before. Things he saw using a tool we now call microscope. तो 1665 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपनी बुक की माइक्रोग्राफिया है उसमें माइक्रोस्कोप का यूज करके बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे ऑर्गेनिज्म के स्केच बनाए कि वो माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तो वो कैसे दिखते हैं। तो उनके क्या किए उन्होंने स्केच बनाए। This microscope made things look 200 to 300 times bigger than what one could see with the unaided eye. और उनका जो माइक्रोस्कोप था वो किसी भी छोटी चीज़ को 200 से 300 गुना बड़ा दिखा सकता था। तो समझ लो कितनी छोटी चीज़ को हम देख रहे थे जिन्हें हम कभी भी अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। वन डे ही लुक एट अ स्लाइस ऑफ अ कॉर्क एंड सॉ इट। और एक दिन उन्होंने एक पतली सी जो कॉर्क थी उसको नोटिस किया। ओक ट्री से छाल होती है उसका एक पतला सा हिस्सा जिसको हम जानते हैं कॉर्क के नाम से, और इसको क्या किया अब उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा एंड सॉ इट वाज मेड अप ऑफ स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस। और जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वो छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस से मिलकर बना हुआ था। दिस कंपार्टमेंट रिमाइंडेड हिम ऑफ हनी कॉम। कैसे स्ट्रक्चर दिखा, हनी कॉम स्ट्रक्चर दिखा, कुछ इस तरीके का उनको स्ट्रक्चर दिखा, मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह उनको स्ट्रक्चर दिखा। ही ड्रू व्हाट ही सॉ एंड कॉल्ड ईच स्मॉल स्पेसेस अ सेल। और उन्होंने जो देखा उसको बना दिया, और जो एम्प्टी स्पेसेस थे, ये जो एम्प्टी स्पेसेस थे इनको क्या नाम दे दिया, इनको नाम दे दिया उन्होंने कि ये क्या है, दैट इज ये सेल हैं। तो सबसे पहले सेल की बात किसने की थी, दैट इज रॉबर्ट हुक ने की थी। और क्योंकि ये पेड़ की छाल से लिए गए थे तो पेड़ की छाल जो होती है वो डेड होती है, तो ये जो सबसे पहले सेल डिस्कवर की गई थी दैट वाज डेड cells. This was the first time the word cell was used in science to describe the basic unit of life. ये पहली बार था जब सेल जैसा कोई वर्ड साइंस में पहली बार यूज किया गया हो, और क्या चीज बताने के लिए कि जो सेल है दैट इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि बिना इसके तो लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। Around the same time in 1660s, Antony von Leeuwenhoek, a Dutch scientist, made better lens that allowed him to build more useful microscope. He was the first person to clearly see and describe tiny living things like bacteria and blood cells. Because of this, he is known as father of microbiology. इसके बाद 1660s में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटनी वैन लुएनहोफ। डच साइंटिस्ट थे। एंटनी वॉन लुएनहोफ ने जो माइक्रोस्कोप था उसको और बेहतर बनाया, उसके लेंसेज को और इम्प्रूव किया ताकि जो हम टाइनी ऑर्गेनिज्म है उसको और क्लियरली देख सकें और उनको और डिस्क्राइब कर सकें। तो इसके बाद उन्होंने बैक्टीरियाज के बारे में बताया, ब्लड सेल्स के बारे में बताया। उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी तो का आप सभी को पता है क्या मतलब होता है, दैट इज स्मॉल। बायो का मतलब होता है लाइफ या ऑर्गेनिज्म। LOGY का मतलब होता है स्टडी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है जिसमें हम स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर पाएं। अब सवाल आता है कि एक्चुअल में उतनी देर से हम सेल 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 कर रहे हैं, सेल एक्चुअली में होता क्या है। लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो हर लिविंग बीइंग जो भी जिंदा है वो किससे बनी हुई है, दैट इज सेल्स से बनी हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई चीज़ जिंदा है और उसमें सेल्स ही ना हो, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो हम बैक्टीरिया की बात कर लें कि इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से देख भी नहीं पाते हैं, उनमें भी सेल्स होती हैं, और हम ह्यूमंस की बात कर लें हमें भी सेल्स होती हैं। चाहे छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो चाहे बड़ी से बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, हर कोई किससे बना है, सेल से बना है। यू माइट वंडर what cell actually look like. Let us take a closer look at the basic structure of cell using microscope. और आप सोच रहे होंगे कि उतनी देर से हम सेल की बात कर रहे हैं पर सेल एक्चुअली में दिखता कैसा है, तो चलो माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। Take an onion bulb from your kitchen or garden and wash it
thoroughly with water. Cut the onion bulb vertically into two pieces. अपने किचन से एक अनियन ले लो, उसको क्या करो वर्टिकली कट करो. अनियन है उसको क्या किया हमने वर्टिकली कट कर दिया. Take one piece of onion and pull out the thin transparent layer from its inner surface with the help of forceps. This layer is called onion peel. white सी पतली सी ट्रांसपेरेंसी लेयर देखने को मिलती है. फॉर्सेप की हेल्प से उस व्हाइट थिन लेयर को बाहर निकालो. इसी को हम बोलते हैं अनियन पील. मैं आपको क्लियर इमेज यहाँ पर शो कर दूंगी कि अनियन पील एक्चुअली में दिखती कैसी है. Place the peel in a petri dish containing a few drops of saffron red colored stain for 30 seconds. This will give a pinkish color to the cell and help us to see them clearly. आप उस अनियन पील को एक रेड कलर स्टेन में डाल दो और कुछ सेकंड के लिए उसको उसमें पड़ी रहने दो. इससे क्या होगा, उसमें पिंक कलर आ जाएगा और हमें जो सेल्स हैं वो क्लियरली देखने को मिल पाएंगी. With the help of thin brush, transfer the onion peel to another petri dish containing water to rinse the peel and remove the extra stain. इसके बाद एक पतले से ब्रश की हेल्प से उसको उठाओ और उसको पानी वाले कंटेनर में डाल दो. Now carefully place the stained onion peel on the glass slide using a thin brush, ensuring it does not break or fold. ब्रश की हेल्प से अब उसको उठाओ और एक ग्लास में रख दो जाके, और ये ध्यान रखना कि वो फोल्ड ना हो और टूटे नहीं. Put a drop of glycerin over the onion peel on the slide. The glycerin will prevent drying of the cell and improve clarity for better visualization of the cell. अब उसमें क्या करो, ग्लिसरीन ऐड कर दो. इससे क्या होगा, जो ये अनियन पील थी वो सूखेगी नहीं और हमें क्लियरली माइक्रोस्कोप से सेल्स हैं वो हमें दिख पाएंगी. स्लोली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर द पील यूजिंग निडल सच दैट नो एयर बबल गेट ट्रैप्ड. अब इसके बाद एक निडल की हेल्प से कवर स्लिप को उसके ऊपर रख दो. इस तरीके से रखना है ताकि उसके अंदर कोई भी एयर बबल ना रह जाए. यूजिंग ब्लोटिंग पेपर टू जेंटली वाइप ऑफ एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एज ऑफ द कवर स्लिप. तो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन आ गई हो उसको क्या करो, ब्लोटिंग पेपर से साफ कर दो. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप. और आप एक माइक्रोस्कोप के अंदर इस स्लाइड को देखो. व्हाट सिमिलरिटीज डू यू फाइंड फिगर 2.3c एंड 2.3d. इस फिगर में और इस फिगर में आपको क्या सिमिलरिटीज दिखती हैं. जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. तो अब इस फिगर में और इस फिगर में हमें क्या सिमिलरिटीज देखने को मिल रही हैं. घर की वॉल देखते हैं, उसमें भी ब्रिक्स इसी तरीके से लगे हुए होते हैं, है ना, और इसमें भी कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है. और पर ये हमारी घर में ऐसे बॉल ऐसा तो कुछ नहीं रखा होता है. यहाँ पर तो बॉल ऐसा रखा हुआ है. तो ये बॉल है क्या, ये है न्यूक्लियस. बिना इसके सेल कोई काम नहीं कर सकता. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज न्यूक्लियस. यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप. और जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें इसी तरीके से रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिखेंगे. These are cells of the onion peel. ये क्या है, अनियन पील की सेल हैं, which are closely arranged without any space between them. और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है. Try to observe the peel of the leaf of different plants around you. और इसी तरीके से आप चाहो तो different plants की पील को ट्राई कर सकते हो माइक्रोस्कोप के अंदर देख. Find that all the plants are made up of cell. What do you think the body of animal is made up of? और इसी तरीके से आप पाओगे कि जो सभी प्लांट्स हैं वो सेल के बने हुए हैं. प्लांट सेल के बने हुए हैं तो एनिमल्स का क्या, क्या वो भी सेल के बने हुए हैं. Cleanse your mouth with clean water. Blunt end of a clean toothpick and gently scrape inside your cheek. अब एक टूथपिक लो और अपने चीक अंदर की साइड सो क्या जेंटली स्क्रैप करो अपने चीक में अंदर की साइड. Place the scraped material into a drop of water or clean glass slide and spread it evenly. Drop a methylene blue, a colored blue stain over the material on slide. Adding stain improve the visibility of the material under the microscope by increasing contrast. अब उस ग्लास स्लाइड में क्या करो, मेथिलीन ब्लू को डाल दो जो कि ब्लू कलर का एक स्टेन होता है, ब्लू कलर का एक कलर दे देता है. ठीक क्या होगा, हमें जो सेल है वो इजीली विजिबल हो पाएगी. आफ्टर 1 मिनट एड ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द मटेरियल ऑन द साइड टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ड्राइंग. इसी तरीके से हमें फिर से ग्लिसरीन डाल देना है ताकि जो सेल है वो ड्राई ना हो. नाउ केयरफुली प्लेस एंड कवर स्लिप ऑन द मटेरियल एंड रिमूव द एक्सेस ऑफ ग्लिसरीन फ्रॉम द एज ऑफ द कवर स्लिप यूजिंग ब्लोटिंग पेपर. इसी तरीके से जैसे हमने उसमें ग्लिसरीन को पोंछ दिया था एजेस से और कवर कर दिया था कवर स्लिप से, यहाँ भी करना है. इसके बाद हमको क्या करना है, माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करना है. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगन शेप्ड स्ट्रक्चर. हमें कैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, पॉलीगन स्ट्रक्चर मिलेंगे, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे. These are cheek cell which form the inner lining of your mouth. और ये सब क्या है, ये हमारी चीक सेल हैं जिससे हमारी माउथ की इनर लाइनिंग बनती है. What similarities and differences did you observe between the cell of onion peel in activity 2.2 and human cheek in activity 2.3? अब आपने क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेस देखे अनियन पील में और ह्यूमन चीक की सेल्स में. You have observed that cell have 3 main parts. हमने ये ऑब्जर्व किया कि सेल में 3 मेन पार्ट्स होते हैं. सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, प्लाज्म दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है. तो हमने ऑब्जर्व किया जो सेल है उसके 3 मेन कंपोनेंट हैं. द आउटर लेयर इज सेल मेम्ब्रेन. जो आउटर लेयर है ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है. दी राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडल इज न्यूक्लियस. और जो राउंड स्ट्रक्चर है, जो गोल गेन हमको दिख रही है, गेन की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो क्या है, न्यूक्लियस है हमारा. विच इज ऑल्सो कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस जो है वो भी थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड है. द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विद साइटोप्लाज्म. और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस इसको हम बोलते हैं दैट इज साइटोप्लाज्म. इस 3 सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस आर द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल. और ये 3 जो हैं ये बेसिक पार्ट हैं जो कि किसी भी सेल में पाए ही जाएंगे. दैट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. चाहे वो सेल कितनी छोटी हो कितनी बड़ी हो, हर सेल में ये हमेशा पाए जाएंगे. सम सेल्स लाइक अनियन पील हैव एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड सेल वॉल. अनियन पील थी उसमें एक एक्स्ट्रा आउटर सेल जो कि केवल किससे पाई जाती है, प्लांट से पाई जाती है. प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर पाई जाती है दैट इज जैसे हम बोलते हैं सेल वॉल. मान लीजिए ये एक एनिमल सेल है तो इसमें केवल क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा
और ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है दैट इज सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। पर वहीं अगर प्लांट सेल है तो न्यूक्लियस तो पाया ही जाएगा, साइटोप्लाज्म भी पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन भी पाई जा रही है। पर सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन है जिसे हम बोल रहे हैं सेल वॉल, जो कि केवल कहाँ पाई जाएगी, प्लांट से पाई जाती है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन सेल? अब ये जो सेल वॉल है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आखिर प्लांट्स को? हाँ, एनिमल्स में क्यों नहीं है ये सेल वॉल, हमारी बॉडी में क्यों नहीं है सेल वॉल? हमें भी तो सेल वॉल की जरूरत होगी ना, ये केवल प्लांट्स को ही है। व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म? ये ऐसा क्या फंक्शन करती हैं कि केवल ये प्लांट्स में पाई जाएंगी? आर दिस फंक्शन इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ? तो क्या ये जो फंक्शन है इनका इनकी लाइफ के लिए कुछ ज़रूरी है? जो सेल वॉल है ये प्लांट को क्या करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो प्लांट है उनको ऐसे कंडीशंस में रहना है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा बरसात है। सेल वॉल होती है वो प्लांट को किसी भी कंडीशन में क्या करती है, सर्वाइव करने में हेल्प करती है। द सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है दैट इज साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक सेल को दूसरे सेल से क्या करती है, सेपरेट करती है। तो ये जो कि सेल मेम्ब्रेन है ये एक दूसरे को क्या कर रही है, सेपरेट ही तो कर रही है। इट इज पोरस एंड अलाउ द एंट्री ऑफ मटेरियल एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है, पोरस होती हैं। पोरस मतलब कोई भी चीज़ इनके अंदर से आ जाएगी, कोई भी चीज़ इनके अंदर से चली जाएगी, और ये केवल उन्हीं चीज़ों को अंदर आने देती हैं, बाहर जाने देती हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है। जैसे कि अब आप स्कूल में गए, आपके स्कूल में गेट होगा, है ना, तो आपके स्कूल में केवल उसी स्कूल के ही बच्चे जा सकते हैं, कोई भी स्कूल का बच्चा तो नहीं आ सकता है। तो आपके गार्ड अंकल क्या करते हैं, आई कार्ड चेक करते हैं, आपकी ड्रेसेस होती हैं जिससे पता लगा इसी स्कूल में पढ़ते हो, तो आपकी गार्ड अंकल क्या करते हैं, उसको अंदर जाने देते हैं। तो मान लो वो गेट क्या हुआ, दैट इज सेल मेम्ब्रेन हुई। ठीक इसी तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है वो उन्हीं चीज़ों को अंदर और बाहर जाने देती है जिसकी उसको नीड होती है, और उन्हीं चीज़ों को बाहर भेजती है जो कि उनका वेस्ट मटेरियल होता है, उसको एक्सक्रीट करती है सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म कंटेन अदर कंपोनेंट ऑफ द सेल and compound such as carbohydrate, protein, fat and mineral, salt. Most of this life process take place within the cytoplasm. और जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, सॉल्ट्स, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये क्या होते हैं। और जो भी लाइफ प्रोसेस होती हैं जैसे कि डाइजेशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, ये प्रोसेस है जो कि कहाँ होती हैं, प्लाज्म में होती हैं। द न्यूक्लियस रेगुलेट ऑल एक्टिविटीज दैट अकर विद इन द सेल। इट ऑल्सो रेगुलेट ग्रोथ। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो उस घर का मुखिया होता है कि बिना उसके इजाजत के सेल में कोई काम नहीं होगा, और वो उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करती है। सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड्स rigidity and strength to the plant. This is why all cells are arranged compactly with each other and look firm in structure. और जैसा कि मैंने आपको बताया था जो सेल वॉल होती है वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। हम पढ़ने वाले हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सेल में वो क्या होते हैं। सेल इन ऑल पार्ट ऑफ बॉडी हैव टाइनी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लास्टिड। जो सेल है प्लांट्स में उसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हम सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो क्रोमोप्लास्ट है उसी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट जो हम सब्जियों के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के कलर्स देखते हैं उसी वजह से होता है। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो फैट का, स्टार्च का स्टोरेज करता है। सम प्लास्टिड लाइक क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल व्हिच मेक देम ग्रीन एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो प्लास्टिड भी कई तरीके के होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्लोरोफिल होती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। क्लोरोफिल होती है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। नॉन ग्रीन पार्ट दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ द सब्सटेंस। जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है हेल्प करता है हमारी स्टोरेज। प्लांट सेल ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड वैक्यूल। और प्लांट सेल में जो लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं वैक्यूल। दिस हेल्प द प्लांट स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, गेट रीड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। और ये जो वैक्यूल है, ये जो खाली जगह है, प्लांट स्टोर क्या करता है, ऐसी चीज़ें जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो जिससे प्लांट अपना पीछे छुड़ाना चाहता है, जिसकी वजह से प्लांट का शेप जो है वो मेंटेन रहता है। दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। तो ये जो वैक्यूल है ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है। इन एनिमल सेल वैक्यूल आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट दे आर यूजुअली वेरी स्मॉल। एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, और पाए भी जाते हैं तो बहुत ही छोटे पाए जाते हैं। जो हम एनिमल्स होते हैं मोस्टली अपना वेस्ट क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, तो हमें कोई जगह नहीं चाहिए उनको बॉडी में स्टोर करने की। दी स्मॉल वैक्यूल स्टोर सर्टेन सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। और छोटा वैक्यूल प्रेजेंट भी है तो वो क्या स्टोर करेगा, ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं। सो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स। सेल जो है वो केवल एक सिंपल सा थैला नहीं है जिसमें केवल लिक्विड भरा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो उस सेल के अंदर पाए जा रहे हैं। ईच ऑफ इट्स विद ओन स्पेसिफिक फंक्शन टू अलाउ द सेल एंड इन टर्न टू एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क। और हर कंपोनेंट का अपना एक अलग फंक्शन है जो कि हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को वर्क करने के लिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो प्लांट सेल है उसमें क्या पाया जाएगा, जो एनिमल सेल है उसमें क्या पाया जाएगा। दैट इज ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर पिगमेंट है,
फोटोसिंथेसिस में किसको खाना बनाना है, क्या एनिमल्स को खाना बनाना है? नहीं, क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, तो केवल प्लांट्स में पाया जाएगा। न्यूक्लियस जो है वो दोनों में पाया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाएगी। सेल वॉल केवल प्लांट्स को मिलेंगी, एनिमल्स को नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि प्लांट को क्या करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं और रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि प्लांट को क्या करना होता है, हार्श वेदर कंडीशन में सर्वाइव करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, इस जो है दोनों में होगा, प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल में भी होगा, क्योंकि पावर सेल चलाने की पावर तो दोनों को चाहिए ना, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो। इसके आगे के टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट सेकंड में। आई होप आपको इतना चैप्टर समझ में आया है, और अगर आपको भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। आपको हमारे एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं ये आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। अच्छे लग रहे हैं तो भी बताएंगे, नहीं अच्छे लग रहे हैं तो भी आप बताएंगे कि हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।